आज के वीडियो में बात करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद साहित्य जगत के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी कलम से उपन्यास ही नहीं बल्कि अनेकों कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी कहानियों में पात्र जनजीवन के इतना निकट होते हैं जिनका आईना समाज में अधिकांशतः देखा जा सकता है। इसी में कफन मुंशी प्रेमचंद की अनेक कहानियों में उत्कृष्ट कहानी है जिसमें उन्होंने स्त्री के ऊपर होते हुए अत्याचार तथा कमजोर एवं दुर्लभ व्यक्तियों के चरित्र को दर्शाया है। कफन गांव में रहने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपने समस्त जीवन में मेहनत करती है, जीवन भर अनेक दुखों एवं कष्टों का सामना करती है, लेकिन फिर भी उसके पति और ससुर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसी के चलते एक दिन वह इनकी लापरवाही के कारण प्रसव वेदना से मर जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी कहानी का बताऊंगा, उस कहानी को ही सुनाऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहेंगे कि झोपड़ी के दरवाजे पर माँ बाप और बेटा दोनों बुझी हुई आग की भांति खामोश बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की युवा पत्नी बुधिया प्रसव वेदना की पीड़ा से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ और चीख निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम तो लेते थे। सर्दियों की रात थी, प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधेरे में लय हो गया था, लेकिन उन दोनों में बस बाहर बैठे हुए थे। तभी घीसू कहता है कि मालूम होता है वह नहीं बचेगी, सारा दिन दौड़ते भागते हो गया, जा उसे देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्द क्यों मर नहीं जाती, देख कर क्या करूँगा मैं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका चीखना, तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 2-3 दिन आराम करता था। माधव इतना कमज़ोर था और कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटा भर चिलम पीने में बिता देता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी मिलती नहीं थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, परिश्रमी व्यक्ति के लिए 50 काम होते हैं, लेकिन इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब 2 व्यक्तियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के अतिरिक्त कोई चारा न होता। यदि दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की कोई आवश्यकता न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, अनोखा जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के अतिरिक्त और संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों में से अपनी नग्नता को ढांपे हुए जिए जाते थे, दुनिया की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, कोई भी गम नहीं। दिन इतने थे कि वसूली की कतई उम्मीद न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसलों में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भूनकर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 8 वर्ष की आयु काट दी और माधव सपूत बेटे की तरह ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका काम और भी उज्ज्वल कर रहा था। इस वक्त
भी दोनों आग के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की औरत तो बहुत दिन हुए मृत्यु हो गई थी। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई थी, उसने उस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजख में भेजती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, और वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी प्रतीक्षा में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का जो ये बड़ा भाग है उसको सफा कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाने से भय लगता है। तो भय किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही ना, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे शर्म करेगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसके तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ तो आ जाएगा, ऊपर वाला दे तो सही। जो लोग 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर ऊपर वाले ने किसी न किसी तरह से बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन श्रम करने वालों की अवस्था उनकी अवस्था से बहुत कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं अधिक संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का उत्पन्न हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम तो कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं अधिक विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में सम्मिलित होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह शांति तो थी ही कि यदि वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों के समान जी तोड़ श्रम तो नहीं करना पड़ता। और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी भाग बहुत ज़्यादा गर्म मालूम होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का भाग जुबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। यद्यपि प्रयास में उनकी आंखों से पानी निकल आता। घीसू को उस समय ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने वाली बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज में
नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना मैंने भरपेट नहीं खाया और मुझे उस तरह का भोजन भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रेशेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने खाया, ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया और ना किसी से पानी पिया गया, मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गर्म गर्म गोल खोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते थे कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ से रोके हुए थे, मगर वह थे कि दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसे बढ़िया दिल का मालिक था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको बचत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में बचत सूझती है। तुमने कम से कम 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से भी ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों। उधर बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी औरत ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा शरीर धूल से लथपथ हो गया रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने सांत्वना देने लगे। किंतु अधिक रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील की घोंसलों में से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर, काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने उसके पैरों पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी मुसीबत में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती चीखती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके
सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हाथ में तो कुछ था, वह सब कुछ दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके दरवाजे पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने के समान था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर मिन्नत कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह अवसर गुस्सा या दंड देने का अवसर ना था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों ने इसको इनकार करने की हिम्मत कैसे होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले। इधर लोग बाँस वाँस काटने लगे। गांव की नर्मदिली औरतें आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई मामूली सा कफन ले लें। और हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे काफ़ी देर तक। कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा से एक सरायालय में पहुंच गए और सामने जा पहुंचे, और वहां जैसे कि किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, 1 बोतल हमें दे देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर आराम से साथ पीने लगे। कई गिलास ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू की सांस तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो ऊपर वाले को अपनी निष्पापता का गवाह बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बमानों को 1000 रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? क्यों? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को यकीन ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा।
अपने इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी रात से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान को ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस मज़े में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का डर था, ना बदनामी की चिंता। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, जब हमारा मन खुश हो रहा है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों दिल से दुआ कर रहे हैं। आज जो खाना पीना मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक पल के बाद माधव के मन में एक संदेह जागा। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोच कर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो अवश्य, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तो मुझे ऐसा बेवकूफ़ समझता है? 60 साल क्या दुनिया में झक मारता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था और सितारों की चमक तेज होती जा रही थी, मदिरालय की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गा रहा था, कोई डींग मार रहा था, कोई अपने संगी के गले लिपट रहा था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के माहौल में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। मदिरा से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन में उनकी बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते। ना जीते ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले रहे थे। मज़े ले लेकर शराब की चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी नज़रें इनकी ओर उठी हुई थी। दोनों कितने नसीब के धनी हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद का उल्लास का अपने जीवन में पहली बार उन्होंने अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और दुआ दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरी दुआ उसे ज़रूर पहुँचेगी। रोएं रोएं से दुआ दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे आनंद की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारे जीवन की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं।
और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की विशेषता है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ी पीड़ा भोगी, कितना दुख झेल कर मरी। याकायाक वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से आज़ाद हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी नसीब वाली थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों उठ खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। शराबियों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। उन्हें अपना सुधना था। कफन की कहानी में आपने देखा कि एक स्त्री जिसने अपना जीवन दे दिया, उसी के कफन के पैसे भी ये दोनों खा गए। बाप बेटे ने उसके कफन के पैसों का भी पूरा उपयोग कर लिया। फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी में। हम आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे और बहुत ही जल्द हम प्रेमचंद की अगली कहानी लेकर के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रेमचंद की अगली कहानी क्या है, उसका नाम बताकर जाएं, तो उस कहानी का नाम होगा बासी भात में खुदा का साझा। बहुत ही जल्दी इनकी दूसरी कहानी लाएंगे हम, बासी भात में खुदा का साझा। धन्यवाद। इसको सुनने के बाद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें।